नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज के इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHI 141 चीन के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और मैं आशा करता हूं वो दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। परीक्षाओं की तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होंगी और इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमने ये श्रृंखला शुरू करी है। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि चीन में राष्ट्रवाद के उदय पर लेख लिखिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और इस बार भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि चीन में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो देखो, राष्ट्रवाद का मतलब है देशभक्ति की भावना। तो चीन के लोगों में देशभक्ति की भावना का उदय कैसे हुआ, राष्ट्र के प्रति अपने आप को न्यौछावर करने की भावना का उदय कैसे हुआ, यह प्रश्न है। तो देखो, चीन में जो राष्ट्रवाद का उदय है वो कोई एक घटना से नहीं हुआ है। 19th सेंचुरी में ऐसी सिचुएशन बनी थी, 20th सेंचुरी में ऐसी सिचुएशन बनी थी जिससे वहाँ के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना बढ़ी। जहाँ ये जितनी भी घटनाएं थी इनका जुड़ाव समाज से भी था, राजनीति से भी था और अर्थव्यवस्था भी से था। ये सभी घटनाएं उन संघर्षों से प्रभावित थी जहाँ एक तरफ चीन में बाहरी शक्तियाँ हस्तक्षेप कर रही थी। चीन में जो मांचू साम्राज्य था, चीन के लोग ये सोचते थे कि ये बाहरी साम्राज्य है और ऐसे में इसे उखाड़ फेंकना ही पड़ेगा। चीनी लोगों के मन में अपने देश की पहचान, अपने देश के प्रति स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए भावना उत्पन्न हुई और ये भावना इतनी ज़्यादा उभर गई कि अंततः चीन में क्रांति हो गई। तो चलिए देखते हैं ये सब कुछ कैसे हुआ। तो चीन में राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि जानते हैं। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में हमने पढ़ लिया था पिछले क्वेश्चनों में भी कि ब्रिटेन ये चाह रहा है कि अर्थव्यवस्था उसकी अच्छी हो और इसके लिए उसने चीन को अफीम में ढकेल दिया। चीन के लोगों को अफीम से बचाने के लिए अफीम युद्ध हुए, लेकिन यह युद्ध चीन के पक्ष में नहीं रहे, जिसकी वजह से जो यूरोपियंस हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शक्तियाँ मिल चुकी थी कि वो चीन में इंटरफेयर कर सकें। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो अफीम युद्ध हुए और अफीम युद्धों के बाद जो उनके ऊपर असमान संधियाँ लाद दी गई, ऐसे में कहीं ना कहीं चीन के सम्मान को ठेस पहुंची। और जैसे जैसे ये बात फैलती गई, जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया, वैसे वैसे लोगों के मन में यूरोपियंस के प्रति गुस्सा पैदा होता गया। इधर जो चीन में वंश था, छिंग वंश जो शासन कर रहा था, इसका भी पतन होगा। क्यों? क्योंकि चीन के बहुत सारे लोग छिंग वंश को बाहरी वंश समझेंगे और ये कहेंगे नहीं यार, जो छिंग वंश है जब ये हमारे देश का ही नहीं है तो भाई ये हमारे देश के बारे में अच्छा क्यों सोचेगा। तो छिंग वंश का पतन होगा और देश में आंतरिक संकट पैदा हो जाएगा। चीन में समय समय पर बहुत सारे विद्रोह होंगे, जैसा कि ताइपिंग विद्रोह जिसकी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। बॉक्सर विद्रोह की बात करें तो इन्होंने चिंग प्रशासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया था। छिंग सरकार सुधार तो करना चाह रही थी बट वो इन सुधारों को लागू नहीं कर पाई क्योंकि जनता इन्हें विदेशी समझती थी और इनका विरोध करती थी। परिणाम ये हुआ कि जनता असंतुष्ट हो गई और जब किसी देश की जनता असंतुष्ट हो जाती है तो वहाँ होते हैं विरोध, और जब विरोधों की श्रृंखला बढ़ती जाती है तो सरकार फिर एक समय आने के बाद अपना जो है सत्ता छोड़ ही देती है। इधर चीन में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। चीन में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और जापान जैसी जो शक्तियां हैं ये लगातार इंटरफ्रेंस बढ़ाती जा रही हैं। आगे चलकर चीन जापान का युद्ध होगा जिसमें चीन जापान के हाथ से बड़ी बुरी तरीके से हारेगा, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये होगा यार अगर हम लोग अब एकजुट नहीं हुए तो ये सब लोग मिलकर हमें खा जाएंगे। और इस वजह से चीन के लोग एकजुट हुए और यहाँ पर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हुआ। तो अगर हम चीन में राष्ट्रवाद के उदय के इतिहास से जोड़ेंगे तो अफीम युद्ध और उसके बाद असमान संधियां जो थोप दी गई जिसकी चर्चा हमने पहले क्वेश्चन में की थी। इधर छिंग वंश जो है वो शासन सही से नहीं करेगा, जनता को यह लगेगा ये बाहरी व्यक्ति हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परिणाम था जनता विद्रोह करेगी। ताइपिंग विद्रोह जिसकी चर्चा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में की थी, बहुत बुरे तरीके से चीन को प्रभावित करेगा। इधर चीन में ब्रिटेन अपने फायदे के लिए, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान सब अपने अपने फायदे के लिए चीन में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे। इधर चीन जापान का युद्ध होगा और जापान चीन को हरा देगा। चीन के लोगों को लगने लगेगा अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो धीरे धीरे हमारा देश हमारे हाथ से चला जाएगा। यही मौका है, हमें एकजुट होना होगा और चीन को महान संस्कृतियों में एक करना होगा। अब चीन में अगर राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है तो किन किन चीज़ों का योगदान है, किन किन लोगों का योगदान है। तो देखो, चीन में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है उसमें सबसे बड़ा योगदान है स्वयं सुधार आंदोलन का। 1860 से 1895 के बीच में ये जो आंदोलन चला, इसने चीन को ये कहा भाई, चीन के लोगों को इसलिए अवेयर किया कि अगर हम एक देश आगे बढ़ाना है तो सैनिक रूप से मजबूत करना होगा, अपने आप को मॉडर्न करना होगा। इन्होंने एक नारा दिया, फुकोकू क्यों हो। फुको क्यों मतलब एक, अगर आपको मजबूत देश चाहिए तो आपको एक मजबूत सेना का निर्माण करना पड़ेगा। हालांकि आंदोलन सफल नहीं हो पाया था बट फिर भी इसने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा कर दी थी। आगे चलकर 100 दिन का सुधार आंदोलन शुरू हुआ।
इसमें चीन को आधुनिक राष्ट्र का जो बीज बोने में मदद करी, हालांकि सफल तो नहीं हो गया, लेकिन 100 दिनों तक जो अवेयरनेस चली, लोगों को कहीं ना कहीं यह चिंता महसूस हुई कि हमें चीन को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर 1899 से 1901 के बीच में बॉक्सर विद्रोह होगा। बॉक्सर विद्रोह भी सफल तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये भी चीन को अवेयर करेगा। जैसे भारत में बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन, उससे पहले दांडी मार्च। तो असहयोग आंदोलन सबसे पहले चला, फिर दांडी मार्च, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो कहीं ना कहीं आंदोलन भले ही सफल नहीं रहे हो, लेकिन लोगों को अवेयर तो किया। तो बिल्कुल ऐसी चीन में भी चल रहा है। फिर चीन में एक व्यक्ति आएगा जिनका नाम है सन यात सेन। ये अपनी एक पार्टी बनाएंगे, कुमोइंतांग। और इनका विचार था कि चीन को एक मजबूत गणराज्य में परिवर्तन करना ही पड़ेगा, और जिस पर किसी और देश का प्रभाव ना हो। 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में चीनी क्रांति होगी, और इस क्रांति का परिणाम ये होगा कि जो बरसों से छिंग वंश का शासन चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा और चीनी गणराज्य की स्थापना होगी। जो सन यात सेन ये 3 सिद्धांत देंगे कि भाई हर एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, और इसके लिए हमें विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। चीन में डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी और जनता के कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। ये सन यात सेन के 3 सिद्धांत, इन्हें सन मिन चुई के नाम से जाना जाता है। इन आंदोलन के चरण क्या रहे? 1911 में चीन में क्रांति हुई और जो चीन के राजा थे छिंग वंश, इनका पतन हो गया। हजारों साल पुरानी जो राजशाही थी वो खत्म हो गई और चीन में रिपब्लिकन चाइना की स्थापना होती है। सन यात सेन चीन के पहले अस्थायी राष्ट्रपति बनते हैं, हालांकि आगे चलकर इनको चुनौती मिलती है। फिर चीन में क्या होता है? साम्राज्यवाद और जन आंदोलन होता है। 4 मई का आंदोलन होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और चीन में एक नई पार्टी घुसपैठ करती है, कम्युनिस्ट पार्टी, और आज तक वही पार्टी है। फिर चीन में एक व्यक्ति आएंगे जिनका नाम है माओ। माओ क्रांति करेंगे और फाइनली चीन 1949 में आज़ाद हो जाएगा। राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा? लोग आर्थिक रूप से जागृत हुए। राष्ट्रवादी आंदोलन ने देश की आंतरिक कमजोरियों को दिखा दिया। लोग परेशान है, आर्थिक पिछड़ेपन से ये दिखा दिया। तो ऐसे में सरकार को कृषि में सुधार करना पड़ा, उद्योगों को आधुनिक रूप से आगे बढ़ाना पड़ा, और विदेशी शक्तियों को बाहर फेंकने के लिए लोग एकजुट हुए। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, चीन के लोगों को यह बताया गया कि उनकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, अतः सभी लोग अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान करें। और आज भी अगर आप देखोगे चाइना में जो चाइनीज़ लैंग्वेज है वो उनकी राष्ट्रीय नेशनल लैंग्वेज है, और उसी चीज़ को चाइनीज़ कल्चर जो है वो बढ़ावा दे रहा है। जब जापान का आक्रमण चाइना पे हुआ तो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और ज़्यादा बढ़ गई कि एक छोटे से देश ने कैसे उनके बड़े देश पर हमला बोल दिया और उनके कई क्षेत्रों को कब्जे में भी कर लिया। इन सब घटनाओं से चीन में लोगों के अंदर भावनाएं आगे बढ़ी, परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद हुआ। राष्ट्रवाद के बाद देश में एकता का प्रयास किया गया। आज जो चीन आप देख रहे हो, मजबूत चीन, उसकी नींव रखी गई और साम्राज्यवाद का अंत हो गया। देखो आंसर थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आपको ये आंसर लिखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये जो इस किताब के चैप्टर हैं वो सारे के सारे कनेक्टेड एक दूसरे से, और हमें सारी घटनाएं बतानी पड़ेंगी। आप शॉर्ट में करना चाहो तो 1-2 पॉइंट इधर उधर कर सकते हो, बट ज़्यादातर चीज़ें आप लिख देना। निष्कर्ष से निकलता है कि चीन में राष्ट्रवाद का जो उदय है ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस था, जो कि बाहरी लोगों के खिलाफ, अंदर जो देश में संकट थे, आंतरिक संकट थे, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संकट थे, उन सब के खिलाफ एक क्या था? विचार था, लोगों का विचारधाराओं का प्रभाव था। और परिणाम था, जब ये विचारधाराओं का प्रभाव फूट पड़ा तो देश में आंदोलन, क्रांति हो गई, और 1911 में चीन में जो चीनी क्रांति हुई, इसने मानचुओं का अंत कर दिया। और 1949 में चीन में जितनी भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी उन्हें बाहर भागना पड़ा, और 1949 में चीन इन विदेशी शक्तियों के चंगुल से आज़ाद हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में टिप्पणी का आता है, जहां पहली टिप्पणी है आपकी कन्फ्यूशियसवाद पर और दूसरी है 100 दिनों के सुधार पर। तो जब आप चीन में सांस्कृतिक विचारधाराओं को पढ़ोगे तो उसमें एक विचारधारा है कन्फ्यूशियस। ठीक है, चीन के एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और एक महान शिक्षक थे जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। उनकी शिक्षाओं पर आधारित जो दर्शन है उसे ही कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। ये सिर्फ एक विचारधारा नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए और राजनीतिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए विचार हैं। इस विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत क्या है कन्फ्यूशियसवाद के? तो सबसे पहले लोगों के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता मतलब ईमानदारी होनी चाहिए, जीवन में अच्छे गुण होने चाहिए, समाज में सद्भाव होना चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि समाज के परोपकार के बारे में सोचेगा, ऐसा कन्फ्यूशियस के विचार थे। कन्फ्यूशियसवाद ने यानी कन्फ्यूशियस जी ने पारिवारिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके प्रति समर्पण रखने की भावना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस विचारधारा में जो तीसरा सिद्धांत है वो है हमारी जो है समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज में संतुलन बनाकर रखना चाहिए। शासन और राजनीति पर कन्फ्यूशियस के विचार ये हैं कि राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। उन्होंने कहा शासन में देखो ईमानदारी होनी चाहिए और नैतिकता का पालन होना चाहिए।
कन्फ्यूशसवाद ने चीन के राजनीतिक ढांचे, समाज की संरचना और शिक्षा पर सैकड़ों वर्षों तक प्रभाव डाले रखा। यह केवल चीन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि कोरिया, जापान और वियतनाम जैसे सभ्यताओं पर भी इसका असर पड़ा। कुल मिलाकर कन्फ्यूशसवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नैतिकता, समाज और राजनीति को व्यवस्थित करती है और आज भी मानवीय जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये नैतिकता पर आधारित एक विचारधारा है। टिप्पणी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 200 शब्दों में ही करने हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चीन में 100 दिनों का जो सुधार हुआ था, इस पर टिप्पणी करो। तो 100 दिनों के सुधार की बात करोगे तो 1898 में चीन में छिंग वंश जब शासन कर रहा था तो उनके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में ये था कि भैया हमें चीन को मॉडर्न बनाना है, ऐसे में हमें उद्योगों में सुधार करना पड़ेगा, शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा, सैनिक प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक छिंग वंश पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका था। हर एक व्यक्ति सोच रहा था कि चीन का जो कमजोरी है वो छिंग वंश की कमजोरी की वजह से है, ऐसे में इस शासन को हमें उखाड़ फेंकना पड़ेगा। 1895 में जब चीन और जापान का युद्ध हुआ, इसमें जापान जीत गया और चीन हार गया। ऐसे में हर एक व्यक्ति सुधार चाह रहा है। 100 दिनों के जो सुधार हैं, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्रशासन में सुधार किया जाए, सरकार को अधिक कुशल बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाया जाए, नौकरशाही तंत्र को मजबूत बनाया जाए, शिक्षा में सुधार किया जाए, कन्फ्यूशस आधारित शिक्षा को खत्म करके अब जो वेस्टर्नाइजेशन शिक्षा का है, यानी कि यूरोप में जो शिक्षा चल रही है उस तरीके से शिक्षा चीन में भी चले। साइंटिफिक चीज़ें पढ़ाई जाएं, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें पढ़ाई जाएं, स्कूल्स और कॉलेज में लोगों की जो है तर्क आधारित शिक्षा दी जाए, धर्म आधारित शिक्षा ना दी जाए। अर्थव्यवस्था में सुधार किया जाए, उद्योगों में सुधार किया जाए। जिस तरीके से यूरोपियन देश आगे बढ़ रहे हैं वैसे चीन को भी आगे बढ़ाया जाए। चीन में भी जो है रेलवे का विकास हो, माइनिंग हो और नई नई इंडस्ट्रीज लगें। 100 दिनों के सुधार में यही बात की गई कि भाई सेना को भी आधुनिक बनाया जाए, क्योंकि एक मजबूत देश जब भी बन सकता है जब उसकी सेना मजबूत हो। हालांकि 100 दिनों का जो सुधार था ये असफल रहा। जो वहाँ की महारानी सिक्सी थी उसने यहाँ पर अपनी सेना को आदेश दिया कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें मार दिया जाए, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को नज़रबंद किया गया, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोग मारे गए। 100 दिनों का सुधार असफल तो रहा, लेकिन इसने चीन में आधुनिकता की नींव पैदा कर दी। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या जो चीज़ें चीन में चल रही हैं इस तरीके से चीन आगे बढ़ पाएगा। और फाइनली 1911 में चीन में क्रांति हुई, और इस क्रांति के बाद आज चीन आप देख रहे हो कहाँ पर है। तो मैं आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया पेपर में तो आप डेफिनेटली कर दोगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आगे के क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।